एक बार फिर से तैयार हो जाइए टीम इंडिया का व्हाइट वॉश देखने के लिए। पहले हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का सुपड़ा साफ होते हुए देखा, अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। एक बार फिर से ये टेस्ट मुकाबला 3 दिन में खत्म होने जा रहा है, जिसके पीछे का जो क्रेडिट है वो वन एंड ओनली गौतम गंभीर को जाने वाला है। एक क्षेत्र जहां पर हम लोग अनबीटन थे, जहां पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो हमको हरा दे, यानी टेस्ट क्रिकेट, जहां पर हमारा दबदबा था, जहां पर कोई भी टीम एक बार सोचती जरूर थी कि अगर इंडिया को इंडिया में हराना है तो भाई बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रेटेजी बनाकर आनी पड़ेगी। लेकिन गौतम गंभीर ने वो विनिंग स्ट्रीक ही तोड़ दी। तोड़ क्या दी? गौतम गंभीर ने उसको चकनाचूर ही कर दिया। दरअसल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसके दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। 489 रन जो है वो बना दिए साउथ अफ्रीका ने। ऑल आउट हो गई साउथ अफ्रीका, जहां पर मुत्तुस्वामी ने 109 रन की बड़ी शतकीय पारी खेली। मुत्तुस्वामी जो कि ऑलराउंडर हैं, वो तक शतक ठोक गए। उसके बाद मार्को येंसन जिन्होंने 93 रन की पारी खेली, थोड़ा सा चांस और मिलता तो वो भी शतक बना देते। और टीम इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव को सिर्फ 4 विकेट मिले हैं, बुमराह को 2 विकेट, सिराज को 2 विकेट, जडेजा को 2 विकेट और नीतीश कुमार रेड्डी जो कि गौतम गंभीर के बिल्कुल मन पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उनसे ओवर ही नहीं करवाए गए। 6 ओवर सिर्फ उन्होंने डाले। लग रहा है कि भाई उनको टीम में ही क्यों रखा हुआ है जब इनसे ओवर ही नहीं डलवाने। गौतम गंभीर जिनको ऑलराउंडर्स की टीम भरनी है, जिनको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट में कोई डिफरेंस नहीं है, आप टेस्ट में भी ऑलराउंडर खिलाइए, आप T20 में भी ऑलराउंडर खिलाइए, लेकिन वही गौतम गंभीर, इनको समझने की जरूरत है कि भाई ऐसा ही होता रहा शशि तो हम लोग बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मतलब ये सोचने से भी डर लग रहा है कि भाई इंडिया में हार जा रही है। बेइज्जती हो नहीं जाएगी, बेइज्जती हो गई है। आप अगर न्यूजीलैंड से 3-0 हारते हैं, साउथ अफ्रीका से 2-0 व्हाइट वॉश होता है, उस जगह पर जहां पर आप कभी डोमिनेट करते थे, आपका किला कहा जाता था। कोई भी टीम इंडिया आने से पहले सोचती थी कि इंडिया को इंडिया में कैसे हराए। आप देखिए ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आती थी, 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती थी, विराट कोहली कप्तान होते थे, तब मतलब कांपती थी टीमें। इंडिया में जाकर खेलना है, कैसे खेलना है, स्पिनर्स के आगे कैसे पैर चलाने, सारी चीजें धरी की धरी रह गई। अब देखिए कोई भी प्लेयर आता है, सेंचुरी लगा के चल जाता है। आपने मार्को येंसन की आज अगर पारी देखी होगी, निकल के छक्के लगा रहे थे। मतलब लग ही नहीं रहा था कि इंडिया में टेस्ट मैच हो रहा है और इंडिया के गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये जो स्थिति बनी है, ये क्यों बनी है? बस जैसा कि आपने बताया कि ऑलराउंडर्स खिलाने हैं, गौतम गंभीर को ऑलराउंडर्स खिलाने हैं। वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी, नीतीश कुमार रेड्डी, क्या काम है नीतीश कुमार रेड्डी का? अगर वो गेंदबाजी नहीं करेंगे तो किस बात का ऑलराउंडर है? क्या आप उनको बतौर बल्लेबाज खिला रहे हैं? अगर बतौर बल्लेबाज खिला रहे हैं उनको, तो फिर क्या रिकॉर्ड है उनका? आपने सरफराज खान को क्यों नहीं चुना? आपने करुण नायर जैसे खिलाड़ी को क्यों नहीं चुना, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में शतक का अंबार लगा दिया है? अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ी जो शतक पे शतक लगा रहे हैं, वो क्यों नहीं है टीम में? साथ ही साथ आप सोचिए ना कि जब आपके पास गेंदबाज की बात होती है तो बुमराह और सिराज के अलावा आपका थर्ड पेसर कौन है टीम में जो आपको विकेट दिला सके? ऐसी स्थिति में आप चलिए इंडिया में खेल रहे हैं, आप स्पिनर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो फिर वाशिंगटन सुंदर जो स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं वो क्या काफी है? वो क्या विकेट लेने के लिए काफी है? कुलदीप यादव के अलावा कोई भी इफेक्टिव स्पिनर्स लग रहा है कि जो आपको विकेट दिला सके? आप देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि एक खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे आज भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लिए हैं। तो क्या अजिंक्य रहाणे जैसे जो टेक्निकली साउंड बल्लेबाज हैं, क्या उनकी जगह नहीं बनती है इस टीम में? प्रॉपर बैट्समैन नहीं खिलाने चाहिए? मतलब कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पिछले 1 या 1.5 सालों में गौतम गंभीर ने खासकर रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया की जो हालत कर दी है, इंडिया की टीम, रेड बॉल की टीम बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। आप देखिए कहीं से भी कोई स्टेबिलिटी आपको नजर नहीं आएगी। आपको नहीं पता नंबर 3 का बल्लेबाज कौन है, आप नहीं जानते कि नंबर 4 के बाद या नंबर 5 के बाद कौन से खिलाड़ी कब आ जाएंगे। आपको बस ये पता है कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे, और ये चीजें T20 क्रिकेट के लिए एक हद तक सही है। आप T20 क्रिकेट में फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, चीजों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपने सालों तक अगर कोई टेस्ट क्रिकेट देखा है, वो जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में एक परंपरा रही है कि आपका ओपनर स्लॉट फिक्स होगा, नंबर 3 का बल्लेबाज फिक्स होगा, नंबर 4 का बल्लेबाज फिक्स होगा, यहां तक कि नंबर 5 और 6 का बल्लेबाज भी फिक्स होता है। आप सदियों से देख लीजिए, नंबर 3 पर
जब राहुल द्रविड़ खेला करते थे, नंबर 4 सचिन तेंदुलकर के लिए फिक्स होता था, कोई छेड़छाड़ नहीं होती थी। नंबर 3 जब चेतेश्वर पुजारा खेलते थे, नंबर 4 विराट कोहली के लिए फिक्स होता था, कोई छेड़छाड़ नहीं होती थी। लेकिन आज जब नंबर 4 शुभमन गिल खेलते हैं तो नंबर 3 क्यों फिक्स नहीं है? क्या साई सुदर्शन जो उन्होंने पिछली पारी में अच्छी रन बनाए थे, उनको अगले टेस्ट में कैसे ड्रॉप किया जल जाता है? और साथ ही साथ अगर आपके पास नंबर 3 का अभी भी लगता है कि आपके पास नंबर 3 का वैसा कोई बल्लेबाज नहीं है, तो फिर आपने अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी को क्यों जाने दिया? अजिंक्य रहाणे तो नंबर 3 के लिए परफेक्ट बल्लेबाज अब भी इंडियन कंडीशन में हो सकते हैं। आज भी मैं बताऊं कि अजिंक्य रहाणे जैसा बल्लेबाज, टेस्ट क्रिकेट का बल्लेबाज, टेक्निकली साउंड बल्लेबाज आज भी इंडिया के पास नहीं है। आपने चलो 3-0 से न्यूजीलैंड सीरीज हार गए, आपने विराट कोहली और रोहित शर्मा को यह कह दिया कि अब आपसे टेस्ट क्रिकेट की उम्मीद नहीं की जाती है, आप टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट नहीं है, आपने जबरदस्ती उनको रिटायर करा दिया। लेकिन क्या आपने उनके जगह पर कोई ऑप्शन तैयार रखा था? क्या विराट कोहली के जैसा कोई बल्लेबाज आपके पास आज भी टेस्ट क्रिकेट में मौजूद है? क्या रोहित शर्मा जैसा ओपनर आज भी टेस्ट क्रिकेट में मौजूद है आपके पास? जब आपके पास विकल्प ही नहीं है, जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो किसी बड़े 2 खिलाड़ी जो अब भी टेस्ट क्रिकेट को काफी कुछ देना चाहते थे, उनको जबरदस्ती रिटायर होने ही क्यों दिया? ऐसे वक्त पर तो आपको गुजारिश करनी चाहिए थी कि अभी आपको रुकना है, जब तक आपके पास वो ऑप्शन नहीं आ जाते हैं तब तक आप खेलते रहिए। और अभी उनके पास था देने के लिए बहुत कुछ, वो लोग तैयार कर रहे थे अपने आप को इंग्लैंड सीरीज के लिए, कोई अगली सीरीज के लिए। तो ऐसे में जाने देना और बिना विकल्प के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति होनी थी। और खासकर जब आपने ये कर ही दिया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से आगे बढ़ गए हैं, तो फिर उनके जैसा ही बल्लेबाज आपके पास क्यों नहीं है? क्यों सरफराज खान आज भी टेस्ट क्रिकेट में, घरेलू क्रिकेट में रन बनाने के बावजूद भी टीम में नहीं आते हैं? क्यों आपके करुण नायर जैसे बल्लेबाज, ठीक है आपने उनको इंग्लैंड ले गए, इंग्लैंड कंडीशन में उन्होंने जब बैटिंग करने के लिए उतरे, उस पोजीशन में नंबर 3 पर भी वो बैटिंग करने के लिए उतरे थे, 30 से 40 रन वो बना कर देते थे, ठीक है कोई अर्धशतक नहीं आया, शतक नहीं आया, तो क्या उनका डिजर्व नहीं करते थे कोई? क्या इंडिया के विकेट पर भी एक पारी उनको मिलनी चाहिए थी? एक टेस्ट मैच इंडिया के विकेट पर भी उनको खेलना चाहिए था। अगर 8 साल बाद उनका कमबैक होता है, वो भी इंग्लैंड कंडीशन में, तो क्या उनके साथ न्याय हो गया? ये सारे सवाल जो है आज गौतम गंभीर को देने हैं। गौतम गंभीर के पास सवालों का क्या जवाब होगा मुझे नहीं पता, वो तरह तरह के बहाने बनाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया की जो आज हालत हुई है, उसके एक और एक कारण है, और वो कारण है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर जितनी जल्दी, खासकर मैं व्हाइट बॉल की बात नहीं कर रहा, चलिए व्हाइट बॉल में उनको कंटिन्यू करिए, लेकिन रेड बॉल में अगर गौतम गंभीर को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा तो फिर रेड बॉल में इंडिया की हालत ऐसी हो जाएगी कि उभरने का नाम फिर इंडिया नहीं ले पाएगी। इसलिए रेड बॉल क्रिकेट कम से कम गौतम गंभीर यहां से छोड़ दे तो ही इंडिया के लिए भलाई है, वरना वीवीएस लक्ष्मण जैसे कोच आज भी मौजूद है इंडिया के पास, आज भी राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया को सर्व कर सकते हैं, अनिल कुंबले जैसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया को सिखा सकते हैं। गौतम गंभीर के लिए रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया को सिखाना बस की बात नहीं है। बिल्कुल, और अभी तक हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ की चीजें देखी, अभी फिर हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ की चीजें देख रहे हैं। आगे ऐसा भी दौर आने वाला है कि बांग्लादेश के खिलाफ भी हम लोग इसी तरीके से हारते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि शशि ने बताया कि भाई फिक्स ही नहीं है, किसी की कोई पोजीशन फिक्स ही नहीं है। और आई एम श्योर अब जब ये मुकाबला भी हम लोग हार जाएंगे, ये वाला मैच भी हार जाएंगे, गुवाहाटी टेस्ट मुकाबला, इसके बाद गौतम गंभीर एक बार फिर से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो आए, अगर मुंह दिखाने लायक रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो वहां पर भी वो पिच का ही थोड़ा सा बातचीत करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हमने आपको कल भी तस्वीरें दिखाई थी कि गुवाहाटी की पिच को वो बड़े आराम से देख रहे थे, उनके पिच क्यूरेटर के साथ थोड़ा सा बहस कर रहे थे, एनिमेटेड काफी ज्यादा नजर आ रहे थे। तो उनके पास हर चीज का एक ही बहाना है, वो है पिच। तो यहाँ पर भी वो पिच का रोना रोते हुए आपको नजर आएंगे, ये एटलीस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद हम यही करेंगे गौतम गंभीर इस्तीफा दे दे, एटलीस्ट रेड बॉल फॉर्मेट से इस्तीफा दे दे, एज अ कोच इस्तीफा दे दे, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कंटिन्यू रखे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अभी भी एज ऑफ नाउ दबदबा है हमारा, आगे चलकर पता नहीं क्या होगा, वो भी कहीं गौतम गंभीर कुछ बिगाड़ ना दे। तो गौतम गंभीर काम करने जाते हैं तो उनसे कांड ही हो जाता है। तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि एटलीस्ट रेड बॉल फॉर्मेट को गंभीर अपने हाथों से छोड़ दे और वीवीएस लक्ष्मण जैसे और बेहतरीन जो कोचेज हैं जो अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं, उनको कमान दे देनी चाहिए। अब उम्मीद कीजिए टीम इंडिया के हारने का, क्योंकि एज ऑफ नाउ दूसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ, हम दोनों को और बहुत सारे क्रिकेट फैंस को यही चीज लग रही है कि अब टीम इंडिया बहुत मुश्किल से यहाँ से जीत पाएगी, क्योंकि रनों का अंबार लगा दिया है साउथ अफ्रीका ने। उम्मीद करेंगे जीत जाए, किसी भी तरीके से जीत जाए, जो कि अभी मुश्किल नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि ये टेस्ट मैच हम लोग हारेंगे या फिर नहीं हारेंगे, और क्या हम लोग ये सीरीज बराबरी पर भी ला पाएंगे या फिर सुपड़ा साफ करके एक बार फिर से साउथ अफ्रीका हमारा चली जाएगी। और वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।